सारी उम्मीदों और अभूतपूर्व सुरक्षा और स्वागत सत्कार के इंतजामों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे वाराणसी पहुंचे। यहां दशाश्वमेध घाट में उन्होंने मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया, मंत्रोच्चारों के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। मोदी और आबे के स्वागत में काशी का दशाश्वमेध घाट सजा हुआ था। वक्त शाम 5:55। पूरी सुरक्षा के बीच मोदी और आबे दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। ये तस्वीर थोड़ी चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि दिन में सूट बूट में काशी पहुंचे जापानी पीएम अब पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक लिबास में नजर आ रहे थे। शिंजो आबे ने काले रंग का कुर्ता और हल्के सुनहरे रंग की नेहरू जैकेट पहनी थी। घाट में गंगा की तरफ सीढ़ियां उतरते वक्त कुछ लोगों ने शिंजो आबे और मोदी को गुलदस्ते भेंट किए, जिसके बाद दोनों दोस्त साथ साथ गंगा के किनारे की तरफ बढ़ गए। वक्त शाम 6 बजे। घाट के किनारे पहुंचने के बाद गंगा पूजन की शुरुआत हुई। दोनों ने गंगा के पूजन से पहले अपने हाथ को धोया, फिर पूरे मंत्रोच्चारण से गंगा पूजन शुरू किया गया। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः सुखे। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन करीब 10 मिनट तक चला, जिसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने गंगा को दूध अर्पित किया। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ दोनों ने साथ साथ गंगा मैया को फूल माला अर्पित की। वक्त शाम 6:10। गंगा पूजन के बाद गंगा आरती का वक्त हुआ। मोदी और आबे दोनों के हाथों में आरती की थाली दी गई और दोनों ने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा मैया की आरती की। गंगा की आरती के बाद दोनों अपने लिए बनाए गए ऊपर मंच की तरफ बढ़ गए, जिसके बाद शिंजो आबे और मोदी के लिए वाराणसी की खास परंपरा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोदी आबे इस कार्यक्रम को बड़ी ही श्रद्धा के साथ देख रहे थे, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। कार्यक्रम शुरू होते ही मोदी और आबे दोनों घंटे और घड़ियालों की थाप के साथ साथ तालियां बजाते नजर आए। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम। वक्त शाम 6:31। दोनों गंगा किनारे हो रही इस आरती को देखकर काफी मंत्रमुग्ध हो गए थे। जापान के पीएम शिंजो आबे को ये आरती इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो इन तस्वीरों को अपने मोबाइल के कैमरे में उतारने लगे। वक्त शाम 6:32। पीएम मोदी और आबे गंगा आरती का आनंद ले रहे थे, तभी एक जापानी महिला दोनों की कुर्सी के पीछे से आई और अपने मोबाइल पर आबे को मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए कहा। आबे ने महिला का मोबाइल अपने हाथ में लिया और मोदी के साथ अपनी सेल्फी क्लिक करके उसे दे दी। वक्त शाम 6:48। प्रवृत्तिकः तदा सदा शिवं भजाम्यहम्।
आरती को कुछ ही वक्त बीता, दोनों देशों के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से खड़े हुए। फिर मोदी शिंजो आबे को कुछ समझाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मोदी आबे को अंग्रेजी में घाट पर चल रहे मंत्रों का मतलब समझा रहे हो। करीब 1 घंटे तक चली आरती के अब समापन का वक्त था। घाट पर खड़े पुजारियों ने शंखनाद के साथ आरती का समापन किया। वक्त शाम 7:03। गंगा की आरती समाप्त हुई। शिंजो आबे को वाराणसी के लोगों ने कई तोहफे दिए, जिसके बाद दोनों देशों के पीएम घाट से बाहर के लिए निकले। पुरुषोत्तम द्विवेदी के साथ दिनेश गौतम, लाइव इंडिया, वाराणसी। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे को हिंदुस्तान में वाराणसी क्यों बुलाया? उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा क्यों लिया? वो क्यों जापान से वाराणसी पहुंचे? दशाश्वमेध घाट में उन्होंने मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया। इन बातों को समझने के लिए हम काशी की गलियों में घूमे और वहां पता चला कि आखिर दोनों देशों के बीच गहरे ताल्लुकात के पीछे वजह क्या है। लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। 1981 के दशक की फिल्म लव स्टोरी में कुमार गौरव ने खूबसूरत विजया पंडित के लिए गुड़िया जापानी लगती है गाना गाया था, तो उन्हें शायद ही पता होगा कि उनके प्रशंसक बनारस में अपनी रियल लाइफ में इसे साथ लेंगे। बनारस के लोगों को शादी के लिए जापानी लड़कियां खूब रास आ रही हैं। और ठीक इसके उल्टा भी है, कई हिंदुस्तानी लड़कियों ने जापानियों से भी शादी की है और बनारस में रह रहे हैं। लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। एक आंकड़े के मुताबिक जिन विदेशियों ने बनारस में शादी की है, उनमें 50% से ज्यादा लोग जापान के हैं। इनमें ज्यादातर जापान की लड़कियां हैं। ज्यादातर इंडो जापानीज जोड़ियां बनारस में रहना पसंद करती हैं। इन्हें बनारस का पारंपरिक जीवन खूब आकर्षित करता है और इसकी एक मिसाल है बनारस में रहने वाली इस इंडो जापानीज जोड़ी की। अकियो सुगीमोतो भी जापानी रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो 1997 में काशी आए थे। बनारस के 2 दौरों के बाद उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया। इस फैसले के बाद उन्होंने BHU में हिंदी सीखी, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा पढ़ाई, जिसके बाद उन्हें रचिता से प्यार हुआ और दोनों ने शादी का फैसला किया। जापान से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, काशी में आके आरती करो और फिर यहां से प्रस्थान करो। क्यों जापान के साथ, शिंजो आबे के साथ नरेंद्र मोदी की इतनी घनिष्ठता है? क्यों काशी के साथ तो कई शहर हैं पूरी दुनिया में जो राइम कर सकते थे। अगर सिर्फ ये मिलने जुलने का सवाल है कि का हुआ इसलिए काशी क्योटो हो गया, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि उन्होंने सिर्फ एक जुमला सा बनाया है। लेकिन क्यों नरेंद्र मोदी ने आखिरकार क्योटो के साथ ही काशी को जोड़ा? क्यों जापान के प्रधानमंत्री से उनकी घनिष्ठता जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी थी? क्यों उसके बाद उन्होंने खासतौर पर पहले जापान की यात्रा की, उसके बाद काशी और क्योटो के संदर्भ में एक समझौता हुआ। अब जापानी प्रधानमंत्री आए हैं तो उनको वाराणसी लेकर आ रहे हैं। वो क्यों है जापान के साथ ये लिंक? जापान से क्यों आया मेरा दोस्त? यही समझने की कोशिश करते हुए हम फिलहाल बनारस की इन गलियों में हैं और फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है ईबा कैफे, और ईबा ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जापानीज नाम है। क्या ऐसा है? और क्या अगर ऐसा है तो अंदर वो लोग भी हैं जिनसे हम बात करते हुए ये सूत्र तलाश सकते हैं कि जापान और भारत क्यों करीब हैं। तो यहां पर मौजूद हैं, यहां काउंटर में मैडम नमस्ते,
मेरा नाम दिनेश गौतम है, मैं लाइव इंडिया से हूं और ये समझने की कोशिश में यहाँ चला आया हूं। ईबा नाम ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद ये जापानीज रेस्टोरेंट है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्या इसके मालिकान से आप मुझे मिला सकती हैं? जी मिला सकते हैं। प्लीज। मेरे मालिक का नाम है आकियो सुगीमोतो। सर आप उधर उस सीट पे बैठे हुए हैं। आकियो सुगीमोतो नाम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो यहाँ कहीं सीट पर बैठे हुए हैं। मुझे एक सज्जन नजर आ रहे हैं जिनके लुक से बता रहे हैं कि वो शायद जापान से हैं। हेलो, हाय, आई एम दिनेश, आई एम फ्रॉम लाइव इंडिया. We basically are covering Modi and Japanese premier since are visiting here. So we are trying to understand what is there common between the two, which is connecting these two countries and cities as well. So, can you understand Hindi as well? हाँ, हिंदी आता है। हिंदी आता है? हाँ, हिंदी बोल रहे हैं। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई। तो ये हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये जापान के साथ भारत की मित्रता, खासतौर से नरेंद्र मोदी की जो मित्रता नजर आती है, उसके पीछे वजह क्या है? वो इंडिया और जापान दोनों देश में बहुत अंतर तो है। दोनों देश के लोगों के डिफरेंस बहुत होते हैं, लेकिन वो हमारा एक्सपीरियंस से हमको पूरा विश्वास है इंडिया और जापान के लोग बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं। क्या वो बात है जो आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं? वो वैसे इंडिया और जापान का रिलेशन वो बस 20 साल 100 साल की बात नहीं है, वो हजारों साल से चलता आ रहा है। वो हम लोग जापान वो इंडिया से बहुत कुछ सीखे हैं, यहाँ से बहुत कुछ गया हुआ है। तो शुरू से वो रूट में ही वो हम लोगों को वो इंडिया और जापान के समझता है। आपकी हिंदी तो हतप्रभ कर देने वाली है, कमाल की हिंदी बोलते हैं आप। और ये हाउ डिफिकल्ट इट हैज बीन फॉर यू टू लर्न हिंदी? ये तो वो हिंदी सीखना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत हम अपनी हिसाब से बहुत कोशिश किया, मेहनत किया, तो आ गया, सीख लिया। ये क्या आपके बच्चे हैं? जी, ये हमारा बेटा है, हाथोरिया। अच्छा, तो क्या आप क्या आपकी पत्नी है? जी। तो क्या आपने हिंदुस्तान में शादी की है? हाँ जी। अरे वाह, शायद इसीलिए आप कह पा रहे हैं कि हिंदुस्तान और जापान जितने अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं। रचिता और अकियो दोनों मिलकर काशी में एक इंडो जापानीज रेस्टोरेंट चला रहे हैं। 10-12 साल पहले जापानीज पढ़ना शुरू किया था और उस दौरान मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, मेरे प्रेजेंट हस्बैंड से हुई। मुझे एक तो फर्स्ट टाइम मैं किसी जापानीज से मिली थी, तो मुझे उनका क्या बोल सकते हैं आप, एक तरह से कह सकते हैं, एक जो नेचर होता है, वो जो स्माइलिंग एक जेस्चर होता है, एक जेंटलनेस होती है, वो मुझे काफी उससे काफी इम्प्रेस हुई मैं। उसके बाद मुझे जापान जाने का मौका मिला, तो मैंने उस समय और वहाँ पे जो सोशली जो मैंने देखा, उससे मैंने कहीं ना कहीं मन में डिसाइड किया कि जापानीज में ही करियर बनाना है। तो ये जो क्योटो और काशी की बात होती है, आप गई हैं क्या क्योटो? एंड आर देयर सिमिलैरिटीज इंडीड? हाँ, मुझे लगता है जरूर अंतर तो बहुत है, लेकिन सिमिलैरिटीज भी समझ में आती है। जैसे एक तो ये है कि जैसे इंडिया का जो सबसे ज्यादा इंडिया सा लगने वाला जो शहर है, वो मैं समझती हूँ कि बनारस काफी ज्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशंस को। और उसी तरीके से क्योतो भी सबसे ज्यादा जो जापानीज कल्चर या जो सबसे ज्यादा जो जापान का जो एक वो देखने को मिलता है, वो क्योतो शहर में ही मिलता है मेरे हिसाब से। आपने जापानीज सीख ली? इनको तो हिंदी आती है। हाँ, मुझे भी जापानीज काफी हद तक आती है जी। तो जापान से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, ये कैसे बोलेंगे जापानीज में? 日本から友達が来た。友達に挨拶をして。 अकियो और रचिता के 2 बच्चे भी हैं, सकुया और तातुत्स्या। अकियो को शुरू में तो हिंदी समझने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन काशी के रंग में अकियो ऐसे रंगे, इसका नमूना आप पहले ही देख चुके हैं। अकियो अब फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं, साथ ही उनके बच्चे भी। मेरा जूता है जापानी, है पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। काशी में मोदी और आबे के आने की खबर के चलते यहाँ रहने वाले जापानी और हिंदुस्तानी इतने उत्साहित थे कि दोनों के दौरे से सिर्फ 15 दिन पहले यहाँ इंडो जापानीज फ्रेंडशिप क्लब की स्थापना की गई, ताकि दोनों देशों के लोग आपस में
एक दूसरे की संस्कृतियों को समझ सकें। पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ दिनेश गौतम, लाइव इंडिया, वाराणसी। लाइव इंडिया पर आप ये बुलेटिन देख रहे हैं सीधे वाराणसी से। यहां लेना है एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कि काशी को क्योटो की तर्ज में विकसित करने की राह में रोड़े क्या क्या है। मैं जाऊँ बंटी के घर पे। नहीं, मैं जा रहा हूँ। बंटी, गर्मा गर्म पाव भाजी। असली मसाले सच सच MDH पाव भाजी मसाला, उत्तम और स्वादिष्ट मसाले सही मात्रा में, और आपकी बनाई पाव भाजी सबका दिल जीते। MDH रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। काशी ने दोनों प्रधानमंत्रियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करने में, और इसके पीछे वो सपने भी हैं जो काशी ने क्योटो की तर्ज पर विकसित होने के लिए देखे हैं। क्या काशी को क्योटो की तरह विकसित किया जा सकता है? एंशिएंट येट मॉडर्न, पुरातन लेकिन आधुनिक। क्या काशी का विकास इस तर्ज पर हो सकता है, या फिर कुछ बाधाएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो वो चुनौतियां कौन सी हैं, देखिए। मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। मोदी को एक बार फिर मां गंगा ने बुलाया है। काशी में एक बार फिर मिलेंगे दोस्तों के हाथ। काशी के घाटों पर होगी मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी जा रहे हैं, लेकिन इस बार मौका बेहद खास है। जापान के पीएम शिंजो आबे काशी में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मकसद है काशी को क्योटो की तर्ज पर बनाना, सजाना और विकसित करना। इस मुलाकात से पहले जापान के पीएम दिल्ली आ चुके हैं। अगस्त की ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब पीएम मोदी जापान की यात्रा पर थे और जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ मोदी वहां के पारंपरिक शहर क्योटो गए और ये समझा कि कैसे अपनी धरोहर को बचाते हुए जापान ने इस शहर का विकास किया है। उसी तर्ज पर पीएम मोदी ने काशी के विकास का फैसला लिया और जापान के साथ समझौता भी हुआ। लेकिन मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात से पहले आज लाइव इंडिया आपको बताने जा रहा है कि आखिर काशी का क्योटो की तर्ज पर विकास करने में क्या हैं 8 बड़ी चुनौतियां, जिनका सामना दोनों देशों को ये बड़ा कदम उठाने से पहले करना होगा। काशी का विकास क्योटो की तर्ज पर करना है तो सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती है यहाँ की भौगोलिक दशा और दिशा। किन मायनों में क्योटो से अलग है काशी का टेरेन, आइए समझते हैं। क्योटो शहर पर्वतीय तलहटी में बना हुआ है, जहां भौगोलिक कारणों से सड़कों पर जल जमाव जैसा संकट नहीं होता है, जबकि वाराणसी शहर में जल निकासी और सीवर सबसे गंभीर समस्या है। यहाँ हल्की सी बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। बनारस पहले जो था
आज उससे भी अच्छा हो चुका है, बहुत ही स्मार्ट सिटी। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर एटीएम लग चुके हैं और बहुत सारा मतलब रोड जो भी क्लियर नहीं था वो क्लियर हो चुका है, लाइट भी अच्छी हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें हो चुकी है। देश की स्पिरिचुअल कैपिटल काशी, इसे क्योटो के जैसा बनाने में दूसरी बड़ी अड़चन है यहाँ की आबादी। लगातार बढ़ती आबादी के सपने बड़े हैं, लेकिन वही आबादी उन सपनों की राह में अड़चन भी है। क्योटो शहर 60 साल पहले जापान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर था, लेकिन आबादी के धीमे विस्तार के कारण ये आज 9वें स्थान पर पहुंच चुका है। वाराणसी शहर में ठीक इसके उल्टे पिछले 2 दशकों में आबादी 2 गुना हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री के आने से काशी का विकास भी होगा। मान तो काशी का भाई जापानी प्रधानमंत्री आने से यहाँ गौरवान्वित होंगे, उनका ही मान बढ़ेगा दुनिया में कि काशी में आए, उन्होंने काशी में बहुत कुछ किया। काशी अपने आप में सक्षम और बहुत ही स्थापित स्थल है ये। काशी को अगर क्योटो जैसा बनना है तो डेवलप भी करना होगा, विकास भी करना होगा और साथ ही अपनी पुरातन संस्कृति को संजोना होगा, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल कर रखना होगा। लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आए, ये एक और बड़ा संकट है। क्योटो को वर्ष 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज शहर का दर्जा मिल चुका है। ये जापान का सबसे बेहतर संरक्षित शहर है। वाराणसी में पुराने भवनों के संरक्षण के लिए ना के बराबर काम हुआ है। कोई भी देश लगे या इसको क्योटो बनावे, जापान बनावे, लेकिन काशी को अपने मूलभूत में रहने दे। काशी काशी को रहने दे। काशी महाश्मशान के नाम से जाना जाता है, काशी मुक्षु भवन के नाम से जाना जाता है। काशी इसलिए रहे, यह आध्यात्मिक नगरी है और इसको काशी का स्वरूप दे। सुंदरता कोई भी देश करे, लेकिन माँ गंगा का महत्व, बाबा विश्वनाथ का महत्व, इसको कम न होने पावे। काशी अपने रूप में रहनी चाहिए और इसकी सुंदरता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। इतिहास से भी पुराने शहर काशी को अगर क्योटो की तरह भविष्य का भी शहर बनना है तो जरूरी है कि यह विकास करने के साथ साथ सुंदर भी बने। और सुंदरता के लिए आवश्यक है कि यहाँ के बगीचों का विकास हो, उसका सही रखरखाव हो। क्योटो के 16,000 मंदिरों के अपने बाग बगीचे हैं और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन की है। जापान का क्योटो शहर ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ अपने बागीचों के लिए भी मशहूर है, इसलिए इसे जापान के लोग बागीचों का शहर कहते हैं। वाराणसी में पार्क और बगीचे ज्यादातर तो हैं ही नहीं, जो हैं भी उनका रखरखाव बेहद खराब है। जापान के रिलेशन के ऊपर जो बात हो रही है, तो इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब भी किसी प्रधानमंत्री का दौरा होता है शहर में, तो ये नगर निगम का पूरा अमला पता नहीं कहां से सारे संसाधन जुटा लेता है, सारी व्यवस्थाएं तेजी से काम करना शुरू कर देती हैं, सब साफ सफाई शुरू हो जाती है और उनके जाने के बाद सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। संसार के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक काशी को अगर क्योटो की तरह बनना है तो 2 बातें जरूरी हैं। एक तो विकास किया जाए, लेकिन पुरानी धरोहरों से, पुरानी चीजों से कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए क्या कोशिशें जरूरी होंगी कि बनारस का रस भी बरकरार रहे और वो भविष्य का शहर भी बन सके, स्मार्ट सिटी भी बन सके। आइए देखते हैं। क्योटो ने पुराने शहर को संरक्षित करने के साथ ही विकासात्मक गतिविधियों के लिए अलग से आधुनिक शहर भी बसाया है। वाराणसी में इसका अभाव है। नई शहरी आबादी को बसाने के लिए कोई योजनागत विकास है ही नहीं। हमारा ख्याल है कि अभी जयपुर में आए थे मोदी, उनका आदर्श गांव है, तो वहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। वहाँ पर जैसे रोड अच्छे से बन चुके हैं, लाइट वाइट की सुविधा वहाँ पर बहुत अच्छी से है। हम वही उसी गांव से हैं, तो बहुत बदल चुका है वो गांव। जयपुर बहुत मॉडर्न हो चुका है वो गांव। तो किस सेंस में मॉडर्न हुआ है? जैसे में वहाँ पर सोलर लाइट हर जगहों पर लग चुका है। अगर आप आर्थिक पहलू को भी देखें तो क्योटो के मुकाबले काशी ठहरता नहीं है कहीं। BHEL, DLW, हथकरघा उद्योग, अगर ये चंद पहलू ऐसे छोड़ दिए जाएं जो लोगों को रोजगार देते हैं, तो क्योटो तो इससे कहीं बड़ा है। उसको वो अपना IT हब भी रखता है, वो फिल्म निर्माण का जापान का केंद्र भी है। लिहाजा उसे अपने विकास के लिए पैसा इकट्ठा करने के खुद के संसाधन।
क्योटो में हर साल 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। क्राफ्ट का भी ये प्रमुख केंद्र है। इसकी तुलना में वाराणसी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र तो है, लेकिन बाकी आर्थिक गतिविधियों के मामले में ये बेहद पीछे है। यहाँ स्थानीय क्राफ्ट, वाराणसी साड़ी तथा कालीन उद्योग भी संकट में है। और काशी को अगर क्योटो की तरह बनना है तो ये भी देखना होगा कि यहाँ पहुंचने वाला सैलानी, आध्यात्मिक सैलानी कैसे कम पैसों में यहाँ तक पहुंच सकता है। काशी के पास अपना एयरपोर्ट तो है, लेकिन वो भी 25 किलोमीटर दूर है और हर कोई फ्लाइट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लिहाजा ट्रेन की व्यवस्था को खासा दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योटो में अपना एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से जुड़ा होने के कारण देश के किसी भी हिस्से से यहाँ आना जाना बेहद आसान है, जबकि वाराणसी इस मामले में भी बहुत पीछे है। बात करना और काम करने में बड़ा फर्क होता है। बातें करना, बातें बहुत हुई, 2 साल होने जा रहा है। बनारस में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जहाँ तक परेशानियां ही बढ़ी। परेशानियां को सेंस है कि आपको गोदवलिया और लंका के बीच जाने में 3 घंटे लगते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोगों को 2-2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। ये स्थिति है बनारस की। गंदगी के मामले में तो विश्व में नंबर 1 कह सकते हैं। वरुणा और असी नदी के बीच बसे वाराणसी को अगर क्योटो की तरह बनना है तो अपनी ट्रैफिक की दुश्वारी से भी निजात पाना होगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ की खस्ताहाल सड़कों और चरमराई हुई आंतरिक बस सेवा का क्योटो से कोई मुकाबला नहीं है। जापानी शहर क्योटो में स्थानीय लोग साइकिल से चलना पसंद करते हैं। वहाँ जगह जगह साइकिलों के लिए पार्किंग का इंतजाम है। शहर में साइकिल चोरी की कोई घटना बमुश्किल ही सुनने को मिलती है। वाराणसी में साइकिल चलाने के लिए अलग से कोई सड़क या पार्किंग नहीं है। साइकिलों की सुरक्षा यहाँ एक अलग मुद्दा है। काशी प्राचीन काल से अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रहा है कला संस्कृति के मामले में। बनारस को मोदी जी ने जो क्योटो शहर की तर्ज पर डेवलप करने का प्लान किया है, तो हमारे विचार से ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि काशी पुरानी हो चुकी है। यहाँ की तंग गलियां, यहाँ के सड़कों की बदहाली, यहाँ बिजली की बदहाली, ये सारी और सड़क की दुर्व्यवस्था इतनी ज्यादा है, तो प्रधानमंत्रियों के आगमन पर निश्चित तौर पर उसमें कुछ सुधार होता है। पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ दिनेश गौतम, लाइव इंडिया, वाराणसी।